सुप्रभात। आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों को कृतिका के कृतिका से पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ है इस जल प्रलय में, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद आता है मेरे संग की औरतें, ये आपको पढ़ना है। तो कहानी बहुत लंबी है, उसको संक्षिप्त में मुख्य बात मैं इस पाठ का बतला रही हूँ। उसे सुनोगे, समझोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है? सुनोगे। मेरे संग की औरतें, पाठ का क्या है शीर्षक? मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग, ठीक है? अब सुनोगे बच्चे, यह लेखिका द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, परदादी, दादी, अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। लेखिका की नानी, लेखिका अपनी नानी को नहीं देख सकी थी। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु लेखिका के जन्म से पहले हो गई थी। माँ की शादी से ही पहले हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली पर्दानशी महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर वे हिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कौन चले गए? लेखिका के नाना जी। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी, यानी अंग्रेज के गुलाम थे। पूरी तरह से अंग्रेजियत उनके व्यक्तित्व से झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। किसी भी प्रकार का दबाव डालना, ऐसी बात नहीं। नाना जी अंग्रेजियत के शिकार थे, लेकिन उनकी नानी देशभक्त थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति से स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दे। समझ रहे हो? लेखिका की नानी कभी अपने पति से यह नहीं कहा कि वह अपनी अंग्रेजियत छोड़ दे, लेकिन उनकी आंतरिक बात, उनके अंदर की जो बात है वह कब पता चला? जब मृत्यु निकट आई तो नाना जी से यह प्रार्थना, अपनी इच्छा जाहिर की कि वह उनके दोस्त प्यारे लाल से मिलना चाहती हैं। जबकि इतनी पर्दानशी थी, कभी पर पुरुष से मिलती नहीं थी। अंतिम समय में उन्होंने अपनी यह इच्छा जाहिर की तो मृत्यु निकट जान करके नाना जी ने प्यारे लाल अपने मित्र को बुलाया। और उससे भी हैरानी की बात तब लगी जब उस लेखिका की नानी ने प्यारे लाल जी से क्या कहा कि वह चाहती है कि उनकी बेटी की शादी, यानी लेखिका की माँ की शादी इसी स्वतंत्रता सेनानी से करने का जिम्मा बोल ले। समझ रहे हो? देखो देश प्रेम की भावना किस तरह से थी। प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप से देश के लिए लड़ने वाली, देश स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देने वाली। उनकी इच्छानुसार लेखिका की उनकी इच्छा के अनुसार लेखिका की माँ का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा, क्योंकि साहबजादे के परिवार नहीं देखा गया। अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वह स्वतंत्रता सेनानी।
तो अधिक समृद्ध परिवार नहीं था। बेचारी अब देखो क्या क्या करती थी, किस तरह से ढल रही थी उस परिवार के अनुसार। वे रात में जग कर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। देश प्रेमी कैसी साड़ी पहनी, महात्मा गांधी का स्वदेशी अपनाओ, खादी की साड़ी, है ना। और बहुत मोटी होती, भारी होता है, तो वो रात भर उसे पहनकर प्रयास करती थी कि ठीक से पहनूं। वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। समझ रहे हो, लेखिका की माँ क्या थी। लेखिका की माँ जैसा कि बहुओं को ससुराल में काम करना पड़ता है, बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, वो सब काम लेखिका की माँ ने नहीं किया। फिर भी उन्हें सम्मान मिलता था ससुराल में। क्यों? क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। और दूसरे लोगों की गोपनीय बात, छिपाने वाली बातों को कभी भी किसी के आगे प्रकट नहीं करती थी, इसलिए उन्हें मान सम्मान मिलता था। ऐसी ही लेखिका की परदादी थी। अब देखोगे केवल स्त्रियों की बातें की गई है, मेरे संग की औरतें। ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लिख से हटकर काम करती थी। ऐसा लगता था कि ईश्वर के से उनका सीधा कनेक्शन है। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। फालतू सामान नहीं, आप लोग आप परिग्रह पढ़े हो ना, आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। आवश्यकता से अधिक संचय करने में क्या होता है, लोगों में भ्रष्ट प्रवृत्ति आ जाती है, भ्रष्टाचार पर उतर आते हैं। तो वो क्या करती थी, दो धोती से तीसरी धोती नहीं पहनती थी, दो ही धोती धोती पहना करती थी। साड़ी जो होती थी धोती की तरह का होता था, तो दो से अतिरिक्त अधिक नहीं रखती थी। अगर एक दो से अधिक हो गया तो दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी है ना। पहले ही ईश्वर से सीधा कनेक्शन उनका जुड़ा रहता था, पूरे मोहल्ले में सबको पता था कि इधर नानी बोली उधर ईश्वर के पास घंटी बज जाती थी। तो उन्होंने क्या मांगा मन्नत में, लड़की पैदा होने। उस समय देखोगे लड़कियों के प्रति हीन भावना थी। उस समय की जो परंपरा थी, लड़कियों के जन्म लेने पर मातम मनाया जाता था। और उनकी परदादी लीक से कैसी हटी हुई थी, उन्होंने क्या मांगा, उनके विचार आधुनिक थे। कितने अच्छे थे, वो लड़कियों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखती थी ताकि उसे सम्मान मिले और वह अपनी पहचान बना सके। तो उन्होंने क्या मांगा, लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। और सुनोगे अब क्या हुआ, उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में, भगवान भी घबरा गए परदादी के सामने में, अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। तो मृदुला गर्ग की कितनी बहनें थी, 5 बहन और 1 भाई। क्लियर, समझ गए। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे। पहले होती थी ना शादी गांव में, लड़की की शादी है तो पूरे गांव के मर्द पुरुष सभी बारात चले जाते थे, घर में स्त्रियां रह जाती थी और रतजग्गा का रस्म होता था। रतजग्गा का रस्म समझते हो क्या होता है, रात में सारी स्त्रियां घर में ही नाटक करती थी, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना, इस तरह से सभी अभिनय कर करके सबको आनंद पहुंचाती थी। सबका आनंद भी होता था और रात भर जग करके चोरों से भी बचाव हो जाता था। तो औरतें रात जग्गा कर रही थी और उस समय चोर भी ताक लगाए रहता था कि आज गांव में कोई पुरुष नहीं है, मर्द नहीं है, सभी चले गए हैं बारात में, तो वह भी
ताक लगाए होता था कौन? चोर भी सेंध मारता था गांव में जाकर। तो रतजगा कर रही थी स्त्रियां सभी, तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी, जबकि वह पूरा पता लगा करके आया था। लेकिन उस रात जब रतजगा हो रहा था तो परदादी का कमरा बदल दिया गया था, तो चोर फंस गया उसी में। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। बूढ़े बुजुर्ग की नींद भी बहुत हल्की होती है। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। वह नहीं जान रही थी कि चोर आया हुआ है। आहट सुनी, सोची कोई घर का सदस्य है, उसने उसे पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। लेकिन कोई जवाब है, अब तुम या तो चोरी करो या खेती करो, जो तुम्हारी इच्छा। इतना अच्छा सहज व्यवहार परदादी का था कि वह चोर चोरी करना छोड़कर क्या करने लगा? खेती करने लगा। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। समझे? तो देखोगे, बड़े से बड़े अपराधी को भी के साथ भी अगर सहजतापूर्ण व्यवहार किया जाए तो वह अपना बुरा आचरण, बुरी आदत छोड़ देता है। इससे यह स्पष्ट होता है। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर ना जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स करमजो नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। समझे? बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। वह भी साहित्य से जुड़ गई, हिंदी साहित्य से। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया, जो लेखिका है जिसने इस कहानी को लिखा है। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रही। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। समझ रहे हो? देखो कौन कौन लिखने लगा। तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह से बीए कर लिया। सनक सभी लीक से हटकर थी। उस समय की लेखिका ने जो स्त्रियों का वर्णन किया, सब अपनी अलग पहचान बनाने वाली, सभी लीक से हटकर परंपरा लिख पर जो पोंगापंथी वाला गुण है उस पर चलने वाली नहीं थी। सब अपनी अलग पहचान बनाने वाली थी। तो उसने किसी तरह बीए कर लिया। उसकी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, उसी में ज्यादा रुचि लेती थी। उसके अपने अंक परीक्षा में कम आते थे, किंतु उससे पढ़ने वालों को अधिक अंक आ जाते थे, नंबर अधिक आ जाते थे। वो दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। जो उन्होंने उस उसके उनके घर का माहौल भी बड़ा स्वतंत्र विचारों वाले लोग थे।
किसी पर किसी कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई, रेणु भी। विवाह के बाद लेखिका को बिहार में डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग दड़बे में बैठते थे, अलग अलग पंक्ति में बैठते थे। उन्होंने मर्द का अलग पंक्ति था और औरतों का अलग पंक्ति था, तो दोनों अलग अलग पति पत्नी होने के बावजूद भी अलग अलग बैठते थे। ऐसे वहां के पिछड़ापन था, वहां की सोच पिछड़ी थी। उन्होंने वहां मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया, और देखो लेखिका के जाने से आधुनिकता की छाप पड़ी। जहां अलग अलग पति पत्नी बैठते थे फिल्म देखने के लिए, वहां उन्होंने क्या किया, लेखिका ने नाटक करवाने लगी और उसमें अभिनय करने के लिए किसी औरत को, विवाहित औरत को दूसरे पुरुष के साथ अभिनय करने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार से वहां की यह सोच बदली, आधुनिकता की छाप पड़ी। फिर सुनोगे, नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया गया। तो साहित्य से जुड़ी हुई है लेखिका, तो जहां कहीं देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती थी, तो नाटक के माध्यम से कुछ साहित्य से जुड़े कोई कार्य करके धन एकत्रित करना और राहत कोष में भेजने का काम करती थी। तो उन्होंने यह किया, नाटक करवाया और वहां के लोग राजी भी हो गए। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में चली गई। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। वहां उनके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय, सही उचित विद्यालय नहीं मिला, और वहां के लोग भी, वहां के बच्चे विद्यालय के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। तब उन्होंने जो कहा कि आप पहले मुझे यह विश्वास दिलाइए कि यह विद्यालय कब तक सुरक्षित रह सकता है, कब तक कायम रह सकता है, कब यह विद्यालय अधिक लंबे समय तक चल सकता है। तो लेखिका, जो कि खुले विचारों वाली थी, साफ साफ स्पष्ट बोलने वाली थी, उन्होंने कहा, मैं तो इस विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, मनुष्य का विश्वास तो दिलाया ही नहीं जा सकता कि वह कब तक रह सकता है, तो यह विद्यालय का विश्वास मैं कैसे दिलाऊंगी। बस कैथोलिक बिशप ने इनकार कर दिया। कैथोलिक बिशप ने विद्यालय खोलने की उनकी प्रार्थना को नहीं माना, इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से स्थानीय लोगों को उत्साहित किया, वहां के लोगों को, और उन लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी ही कन्नड़ हिंदी सिखाने वाला एक स्कूल खोला। देखो लेखिका की कोशिश से वहां एक विद्यालय खुल गया। स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, ये लेखिका की कोशिश से वैसा हुआ। देखो, स्वतंत्र विचारों वाली महिला, दृढ़ संकल्पी, और जो करने को ठानी है उसे पूरा करके ही दम लेती थी। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा कुछ और ही है। सचमुच अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है। उसी प्रकार से लेखिका की बहन रेणु ने भी ऐसा ही किया था। एक दिन घनघोर बारिश हुई थी, कई जगह पेड़ उखड़ गए थे, बिजली का तार गिर चुका था। ऐसी स्थिति में भी लेखिका की बहन रेणु को सभी विद्यालय जाने से मना किया कि स्कूल तो बंद होगा, लेकिन उन्होंने कहा, आपको कैसे पता है कि स्कूल बंद होगा, मैं जाकर के देखूंगी। वह अकेली ही चली जाती है, एकदम सन्नाटा पूरा सड़क, पूरे सड़क पर कोई नहीं है, वह अकेले जाती है। स्कूल 2 मील दूर था,
पैदल जाती है अकेले और देखती है स्कूल में ताला लटका हुआ, गेट स्कूल के गेट पर में ताला लटका है। फिर वो लौट आती है, उसमें उसको पश्चाताप नहीं होता है, उसे बुरा नहीं लगता है। वो बोलती है सचमुच अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार से इस कहानी की मुख्य बातें मैं आपको बतला चुकी हूँ। अब सुनोगे, पीडीएफ में आपको हम प्रश्नोत्तर भी भेज देंगे। पहला सुनोगे प्रश्न क्या है। मेरे संग की औरतें पाठ में पहला प्रश्न आपका है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित कैसे हुई। तो लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उनकी नानी ने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपनी पुत्री की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। समझ रहे हो ना। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना छिपी थी। यह भावना सच्ची और साहस से भरी हुई थी। जीवन भर पर्दे में रहने वाली उनकी नानी ने अंतिम समय में किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। उनके इसी साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित थी। समझे। नहीं देखते हुए भी उनके व्यक्तित्व से, लेखिका की नानी के व्यक्तित्व से लेखिका कितनी प्रभावित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो देखोगे लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं था, क्योंकि वे पर्दानशी तथा परंपरागत भारतीय महिलाओं की तरह थी, किंतु अपनी मृत्यु के निकट आने पर अपने पति से स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल से मिलने की इच्छा प्रकट की और उनसे मिलने के बाद उनसे यह अनुरोध किया कि वे उनकी पुत्री का रिश्ता स्वयं तय करें और इस प्रकार परोक्ष रूप से तय करें। ध्यान रखें कि लड़का उन्हीं की तरह आजादी का सिपाही हो। इस प्रकार परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के मां। इस पाठ के आधार पर तीसरा प्रश्न है आपका, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं और लेखिका की दादी के घर का माहौल बतलाएं। तो सुनोगे, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, यानी जैसे बहुओं का रहना होता है ससुराल में, वैसा नहीं रहती थी। काम करना, खाना पीना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, वह सब नहीं करती थी। लेकिन लेखिका की मां को वहां सम्मान मिलता था। क्यों? क्योंकि उनका आजादी के प्रति जुनून देखकर वे सदा सत्य बोलती थी, किसी की गोपनीय बातों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करती थी। उनके असाधारण व्यक्तित्व के कारण ठोस विषयों पर उनसे निर्णय लिया जाता था। समझ रहे हो। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण घर बाहर के लोग उन्हें सम्मान देते थे। और उनके घर का माहौल कैसा था। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। सभी लीक से हटकर चलते थे। लेखिका की परदादी ने अपनी पुत्रवधू के लिए पहली संतान लड़की होने की मन्नत मानकर जग जाहिर कर दी। लेखिका की मां एक बहू की तरह ससुराल में कोई काम नहीं करती थी, फिर भी उन्हें वहां पूरा सम्मान दिया जाता था। घर का वातावरण धार्मिक
तथा साहित्यिक था। लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। क्योंकि उनकी परदादी, उनके घर के सब लोग लीक से हटकर चलने वाले थे, तो उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगकर साहसपूर्ण कार्य किया। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखी होंगी। दूसरी बात कि वे समाज को लड़कियों के प्रति सम्मान भाव रखने की प्रेरणा देना चाहती होंगी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि अगर लड़कियों को सम्मान मिलेगा तो वे आत्मविश्वास और साहस से भरकर शक्तिशाली बन सकेंगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ में ऐसा तुमने देखा होगा कि चोर को डराने धमकाने की जगह सहजपूर्ण व्यवहार से सही रास्ते पर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में सब कर लोगे कंप्लीट। और सुनोगे बच्चे ध्यान से कि अब आपका यूनिट टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों को कौन सा लेसन पढ़ना है, दो बैलों की कथा, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर आएगा 10 अंक का। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुने समझे। अब तुम लोग पढ़ाई करो। धन्यवाद।